नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के एक बेहद ताकतवर लेकिन थोड़े रहस्यमयी राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए 265 सालों के उस शानदार इतिहास को डिकोड करते हैं जिसे सोमवंशी राजवंश के नाम से जाना जाता है। दक्षिण कोसल से उनके नाटकीय उदय से लेकर उनके अचंभित कर देने वाले पतन तक हम सीधे ऐतिहासिक अभिलेखों के जरिए इस पूरे सफर को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं। हम शुरुआत करेंगे उनकी उत्पत्ति और राजधानी से, फिर बात करेंगे संस्थापक राजाओं की, ययाति के विशाल साम्राज्य और उनकी उस भारी भरकम उपाधि त्रिकलिंगाधिपति की। उसके बाद हम उनके प्रशासनिक ढांचे को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। तो आइए सबसे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, इनकी उत्पत्ति और राजधानी का स्थानांतरण। अब देखिए, इतिहासकार इस बात पर काफी समय तक उलझे रहे कि ये सोमवंशी वास्तव में आए कहां से थे। कुछ का मानना था कि ये सिर्फ उड़ीसा के शासक थे, लेकिन डॉक्टर पीएल मिश्रा और डॉक्टर नेमा जैसे शोधकर्ताओं ने जब गहराई से छानबीन की तो पता चला कि इनका मूल स्थान दक्षिण कोसल था, यानी आज का हमारा छत्तीसगढ़। दिलचस्प बात यह है, ये असल में पुराने पांडुवंशी शासकों की ही एक शाखा थे और उन्हीं की तरह खुद को चंद्रवंशी भी मानते थे। अब किसी भी साम्राज्य की शुरुआत कोई रातों रात तो होती नहीं है ना। मशहूर इतिहासकार राय बहादुर हीरालाल जी ने इनके शुरुआती संघर्षों को बड़े ही सटीक शब्दों में बयान किया है। उनका कहना है कि जो चढ़ता है वो गिरता है। सोमवंशियों को एक समय बाहरी दबाव के चलते अपनी पुरानी और गौरवशाली राजधानी श्रीपुर को मजबूरन छोड़ना पड़ा था और उन्हें विनीतिपुर में शरण लेनी पड़ी। ये कोई मर्जी का फैसला नहीं था, बल्कि अस्तित्व बचाने की एक सख्त जरूरत थी। चलिए अब दूसरे भाग पर आते हैं, जहां हम उन संस्थापक राजाओं की बात करेंगे जिन्होंने इस साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। अगर हम 9वीं सदी के मध्य से लेकर 10वीं सदी की शुरुआत तक के टाइमलाइन देखें तो सत्ता में एक कमाल की स्थिरता नजर आती है। शिवगुप्त से लेकर महाभवगुप्त जन्मेजय और फिर ययाति तक एक के बाद एक इन राजाओं ने साम्राज्य को लगातार मजबूती दी। ये कोई छोटी बात नहीं थी उस दौर में। इन ऐतिहासिक स्रोतों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि पहले शासक शिवगुप्त ने 850 ईस्वी के आसपास कमान संभाली। अब इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? शांति। जी हां, पूरे 31 सालों तक उनका शासनकाल एकदम शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई मारकाट नहीं मचाई, बल्कि आने वाले राजाओं के लिए एक बेहद मजबूत और स्थिर नींव तैयार करने पर फोकस किया। लेकिन शिवगुप्त के बाद जब उनके बेटे महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय गद्दी पर बैठे तो शांति का वो दौर खत्म हो गया। जन्मेजय बेहद महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और पूर्वी दक्षिण कोसल से लेकर तटीय इलाकों तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। एक विशाल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी और इसी के साथ उन्होंने बड़े गर्व से एक खास उपाधि भी धारण की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम अपने विश्लेषण के तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, ययाति का वो दौर जब साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। महाशिवगुप्त ययाति, ये नाम अदम्य शक्ति और खौफ का पर्याय बन चुका था। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि ययाति की दुश्मनी त्रिपुरी के कलचूरियों से बहुत गहरी थी। उन्होंने चेदी नरेश दुर्गराज को न सिर्फ बुरी तरह हराया, बल्कि उनके प्रमुख इलाके डाहल को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अपना दबदबा कायम करने का एक बेहद खौफनाक और आक्रामक तरीका था। इनके आक्रामक विस्तार का नतीजा यह हुआ कि सोमवंशी साम्राज्य अब ओडिशा के भीतरी हिस्सों तक फैल चुका था। इसी दौरान उन्होंने अपनी राजधानी विनीपुर का नाम बदलकर खुद के नाम पर ययाति नगर रख लिया। कलिंग, कोंगोद और उत्कल जैसे प्रदेशों को मुट्ठी में लेकर उन्होंने एक ऐसा अभेद्य साम्राज्य खड़ा किया जिसने आने वाले 100 सालों तक किसी भी दुश्मन को छत्तीसगढ़ की सीमाओं के अंदर फटकने तक नहीं दिया। वाकई क्या विजन था उनका। तो आइए अब भाग 4 की ओर बढ़ते हैं और उस भारी भरकम उपाधि को डिकोड करते हैं। त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति यानी 3 कलिंगों का स्वामी। ये कोई यूं ही दिखावे के लिए रखा गया नाम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही अहम भौगोलिक मार्कर था। इसका सीधा सा मतलब था कि 3 बहुत ही खास रणनीतिक क्षेत्रों पर अब उनका एक छत्र राज है। ये उपाधि उनके साम्राज्य की हदों और उनकी महत्वाकांक्षाओं का जीता जागता सबूत बन गई थी। जैसा कि हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में देख सकते हैं, त्रिकलिंग की सटीक सीमाएं क्या थीं, इस पर विद्वानों में काफी बहस होती रही है।
लेकिन मोटे तौर पर अगर समझें तो इसमें दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा और पूर्वी आंध्र प्रदेश का हिस्सा शामिल था। इन तीनों को मिलाकर जो भौगोलिक इकाई बनी वो निस्संदेह सोमवंशी राजवंश के स्वर्ण युग और उनकी सबसे बड़ी क्षेत्रीय उपलब्धि को दर्शाती है। अब बात करते हैं भाग 5 की। इतना बड़ा साम्राज्य चलाया कैसे जाता था? आइए देखते हैं इनका प्रशासनिक ढांचा। अगर हम इनके प्रशासन को ऊपर से नीचे तक मैप करें तो ये काफी हद तक आज के सिस्टम जैसा ही लगता है। सबसे ऊपर होता था देश, यानी सबसे बड़ा प्रांत। उसके नीचे आते थे मंडल, फिर होते थे भुक्ति और सबसे आखिर में विषय, जो बिल्कुल हमारे आज के जिला स्तर की तरह काम करते थे। ये लेयरिंग इतनी सटीक थी कि केंद्र से लेकर गांव तक पूरे राज्य पर एक बेहद कड़ा और कुशल नियंत्रण बना रहता था। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए इनके पास एक बेहद जटिल और सुलझी हुई नौकरशाही थी, जिसका जिक्र इनके ताम्रपत्रों में साफ मिलता है। विदेशी कूटनीति के लिए महासंधि विग्रहिक, कानून व्यवस्था के लिए दंडपाशिक और टैक्स वसूली के लिए समाहर्ता। यानी ये कोई मनमर्जी से चलने वाला शासन नहीं था, बल्कि हर काम के लिए एक विशेषज्ञ अधिकारी तैनात था। एक बिल्कुल परफेक्ट और परिष्कृत राज्य व्यवस्था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चीज का एक अंत होता है। भाग 6 में हम इसी महान साम्राज्य के पतन की कहानी देखेंगे। इस राजवंश की नींव तब दरकने लगी जब भाइयों नहुष और इंद्ररथ के बीच गद्दी को लेकर कड़वा विवाद शुरू हो गया। और इतिहास गवाह है, जब घर टूटता है तो पड़ोसी फायदा उठाते ही हैं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विडंबना देखिए। जिस साम्राज्य के राजा ययाति ने कभी दूसरों के नगर जलाए थे, उसी की राजधानी ययाति नगर पर परमार राजा भोज और चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने मिलकर एक भयानक संयुक्त हमला कर दिया। और रही सही कसर कलचुरियों के लगातार हो रहे बाहरी हमलों ने पूरी कर दी। ये ऐतिहासिक पाठ राजा इंद्ररथ के अंतिम और बेहद दुखद समय पर प्रकाश डालता है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब ययाति नगर पर परमार और चोल वंश की भारी भरकम संयुक्त सेना टूट पड़ी होगी। दुर्भाग्य से इंद्ररथ इस भीषण हमले का सामना नहीं कर पाए और माना जाता है कि अपनी राजधानी को बचाते बचाते उन्होंने युद्ध के मैदान में ही अपने प्राण त्याग दिए। और अंततः 265 सालों तक शान से राज करने वाला ये सोमवंशी साम्राज्य भरभराकर गिर गया। भाइयों की आपसी रंजिश और बाहरी हमलों ने इन्हें इतना खोखला कर दिया था कि उभरती हुई ताकतों ने इन्हें आसानी से निगल लिया। दक्षिण कोसल पर कलचूरी शासक जाजल्य देव ने कब्जा कर लिया और उत्कल को चोटगंगों ने अपने अधीन कर लिया। इसी के साथ इस महान राजवंश के प्रभुत्व का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या चोल और परमार जैसी बाहरी ताकतों ने सच में इस विशाल सोमवंशी साम्राज्य को नष्ट किया था, या फिर दुश्मन के दरवाजे तक पहुंचने से बहुत पहले ही आंतरिक कलह और पारिवारिक विवादों ने उनके पतन की कहानी लिख दी थी? जरा इस पर विचार कीजिएगा कि किसी साम्राज्य की नींव युद्ध के मैदान में कमजोर होती है या फिर बंद कमरों में होने वाली साजिशों से। खैर, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विशाल साम्राज्य की बात करने वाले हैं जिसने लगभग 265 सालों तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना दबदबा बनाए रखा, सोमवंशी राजवंश। सच कहूं तो इनका प्रशासन, इनकी ताकत और इनका दुखद अंत किसी बड़ी हॉलीवुड या बॉलीवुड एपिक से कम नहीं है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस ऐतिहासिक सफर पर और समझते हैं इस राजवंश की उत्पत्ति से लेकर इसके पतन तक की पूरी कहानी। आज के इस एक्सप्लेनर को हमने मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हम बात करेंगे उनकी उत्पत्ति और उससे जुड़े विवाद की, फिर प्रारंभिक शासक और साम्राज्य की नींव, तीसरा त्रिकालिंगधिपति की उपाधि, चौथा ययाति के दौर में हुआ विस्तार, पांचवा उनका बेहतरीन प्रशासन और आखिर में इनका आपसी संघर्ष और पतन। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, उद्गम और उससे जुड़ा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विवाद। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है कि अक्सर लोग मान लेते हैं कि सोमवंशी सिर्फ ओडिशा का राजवंश था, लेकिन अगर आप इतिहासकार डॉक्टर P.L. मिश्रा की इस बात पर गौर करें तो वो कहते हैं कि इन्हें सिर्फ ओडिशा का शासक कहना इनके ऐतिहासिक वजूद के साथ घोर अन्याय होगा। असल में कोसल इनका मूल आधार था, वही इनकी असल पहचान और इनका सम्मान था जिसे इन्होंने आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा। अगर हम थोड़ा भौगोलिक नजरिए से देखें तो दक्षिण कोसल, जो आज के समय में मुख्यतः छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, वहीं इस राजवंश के जन्मभूमि थी, वहीं इनका कोर बेस था।
ओडिशा तो बहुत बाद में इनके साम्राज्य का हिस्सा बना। एक तरह से कहें तो ओडिशा उनका एक्सपेंशन या उनकी एक कॉलोनी थी। तो बिल्कुल स्पष्ट है ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ की भूमि से उठा हुआ एक शक्तिशाली राजवंश था। अब एक ऐसी चीज देखते हैं जो सच में काफी अनोखी है, इनकी नामकरण परंपरा। जब भी कोई नया राजा गद्दी पर बैठता तो उसका राजकीय नाम एक चक्रीय परंपरा यानी एक साइकिल के हिसाब से तय होता था। जैसे मान लीजिए अगर पिता का राजकीय नाम शिवागुप्त है तो बेटे का नाम हमेशा भवागुप्त ही होगा और फिर उसके बेटे का नाम वापस से शिवागुप्त हो जाएगा। है ना अजीब? ये चीज इतिहासकारों को थोड़ा कंफ्यूज जरूर करती है, लेकिन यही इनकी सबसे अलग पहचान भी थी। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। प्रारंभिक शासक जिन्होंने इस साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। बात है लगभग 850 ईस्वी की। शिवागुप्त पहले शासक बनते हैं। उनका करीब 31 साल का शासन काफी शांतिपूर्ण रहा। कोई बड़े आक्रमण नहीं हुए, उन्होंने बस एक शांत नींव रखी। लेकिन असली खेल शुरू होता है उनके बेटे के आने पर, महाभागागुप्त प्रथम जन्मेजया, जिन्होंने 880 से लेकर 920 ईस्वी तक यानी लगभग 40 सालों तक शासन किया। जन्मेजया ने कलाचूरियों से अपने क्षेत्र वापस छीने और साम्राज्य को तेजी से आगे बढ़ाया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तिथियां और साल इतने सटीक कैसे पता चले? असल में इनका प्रमाण हमें ताम्रपत्रों और प्राचीन अभिलेखों से मिलता है। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे और डॉक्टर अजय मित्रा शास्त्री जैसे अनुभवी इतिहासकारों ने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस राजवंश का दौर लगभग 850 ईस्वी से शुरू होकर 1113 ईस्वी तक चला। तीसरा भाग, एक ऐसी उपाधि जिसने पूरे साम्राज्य की महत्वाकांक्षा का रुख तय किया, त्रिकालिंगाधिपति। त्रिकालिंगाधिपति, जिसका अर्थ होता है 3 कलिंगों का स्वामी। ये सिर्फ नाम के आगे लगाने वाला कोई आम सा सम्मान नहीं था, ये एक खुली घोषणा थी, एक एम्बिशन था। महाभागवगुप्त प्रथम जन्मेजया इस राजवंश के वो पहले शासक थे जिन्होंने बड़े गर्व से ये उपाधि धारण की। इस एक उपाधि ने स्पष्ट कर दिया था कि अब ये राजवंश किसी छोटे से क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला। तो आखिर इन 3 कलिंगों में कौन-कौन से इलाके आते थे? डॉक्टर श्याम कुमार पांडे बताते हैं कि ये कोई छोटा-मोटा एरिया नहीं था। इसमें शामिल थे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से, ओडिशा के पश्चिमी भाग और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी इलाके भी। अब आप खुद इस आकार से इस साम्राज्य की ताकत का अनुमान लगा लीजिए। चलिए अब देखते हैं चौथे भाग को, जहाँ सोमवंशी अपने बिल्कुल चरम पर थे, ययाति और उनके दौर में हुआ आक्रामक विस्तार। ये टाइमलाइन थोड़ी ध्यान से देखिए। 920 ईस्वी में महाशिवगुप्त प्रथम ययाति गद्दी पर आते हैं और आते ही राजधानी का नाम बदलकर ययाति नगर कर देते हैं। उसके बाद 955 ईस्वी में आते हैं महाभावगुप्त द्वितीय भीमाराथा, जिन्होंने लगातार दुश्मनों के हमलों के बावजूद साम्राज्य को एकदम सुरक्षित रखा। फिर 975 ईस्वी में महाशिवगुप्त द्वितीय धर्माराथा ने तो हद्दी कर दी। उन्होंने साम्राज्य का झंडा बंगाल और आंध्रा तक लहरा दिया। ये वक्त सोमवंशियों का सुनहरा दौर था। और ययाति प्रथम की मिलिट्री ताकत का अंदाजा इस एक घटना से लगाइए। उन्होंने कालाचूरी राजा युवराज प्रथम को सिर्फ हराया ही नहीं, उन्होंने पूरे दहाल क्षेत्र को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। पता है क्यों? ये उनका तरीका था आने वाले 100 सालों तक दुश्मनों को चेतावनी देने का, एक क्लियर मैसेज कि सोमवंशी सीमाओं में आंख उठाने का अंजाम क्या हो सकता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर। इतना बड़ा साम्राज्य चलाता कैसे था? उनका प्रशासनिक ढांचा। उन्होंने इतने विशाल क्षेत्र को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बांटा हुआ था। देखिए कितना सिस्टमैटिक है। सबसे बड़ी इकाई थी देश, जिसे आगे मंडल में बांटा गया। मंडल के अंदर आते थे भुक्ति, और भुक्ति को मॉडर्न जिलों यानी डिस्ट्रिक्ट्स की तरह विषय में बांटा गया था। और सबसे छोटी लोकल इकाई होती थी खंड। बिना एक ऐसे विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के इतने बड़े एरिया पर राज करना नामुमकिन था। और इस पूरी व्यवस्था को चलाती थी मंत्रियों और अधिकारियों की एक बड़ी फौज। एक सबसे अहम पोस्ट थी महासंधि विग्रहिक, जो कि युद्ध और शांति के मंत्री होते थे। आप इन्हें आज का विदेश मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर समझ सकते हैं। इसके अलावा रानी, राजकुमार, छोटे मुखिया जिन्हें रन कहा जाता था, और बाकी मंत्री सब इस मशीनरी का हिस्सा थे। और सबसे अच्छी बात, इनका चुनाव सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बल्कि उनकी काबिलियत देखकर होता था। और अब पहुंचे हैं हम आखिरी और 6वें हिस्से पर,
संघर्ष और एक महान राजवंश का दुखद अंत। किसी भी बड़े साम्राज्य के पतन की शुरुआत बाहर से नहीं, अक्सर अंदर से होती है। यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। राजा नहुष और उनके अपने भाई इंद्ररथा के बीच सत्ता को लेकर एक भारी लड़ाई शुरू हो गई। इंद्ररथा, जिसने बंगाल और आंध्रा में जीत हासिल करके अपना रुतबा बनाया था, उसे अब गद्दी चाहिए थी। भाइयों के इस आपसी झगड़े ने अंदर ही अंदर इस शक्तिशाली साम्राज्य को खोखला करना शुरू कर दिया था। और इस आपसी लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? बाहरी दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया। परिवार से उलझ रहे राजा इंद्ररथा पर दो बड़े साम्राज्य ने एक साथ हमला कर दिया। परमार राजवंश के राजा भोजा और दक्षिण के महान चोला शासक राजेंद्र प्रथम। इनकी संयुक्त सेना ने ययाति नगर पर वो हमला किया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इंद्ररथा वहीं मारे गए और ये चोट इतनी गहरी थी कि सोमवंशी इससे कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। इस तबाही के बाद चंदिहारा या याति जैसे कुछ राजाओं ने इस डूबती नाव को बचाने की पूरी कोशिश की और सच कहूं तो कुछ वक्त के लिए स्थिति संभाली भी, लेकिन साम्राज्य की जड़ें अब पूरी तरह हिल चुकी थीं। अंततः कलचूरी राजा जजलदेव और गंगा राजवंश के चोड़ेगंगा ने मिलकर इस 2665 साल पुराने साम्राज्य पर आखिरी कील ठोक दी। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। सोचिए, एक साम्राज्य जो लगभग 3 सदियों तक सीना तानकर खड़ा रहा, जिसका प्रशासन इतना सटीक था, जिसकी सेना ने दुश्मन को 100 साल तक लौटने की हिम्मत नहीं होने दी, वो अचानक मिट्टी में कैसे मिल गया? कैसी अजीब बात है ना कि जब परिवार की आपसी दरारें बाहरी दुश्मनों से हाथ मिला लेती हैं, तो कैसे सदियों की मेहनत पल भर में ढह जाती है। ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।